सभी छात्रों को स्टडी आईएएस विथ आर के यादव में स्वागत है। जैसा कि मैं आज यूपीएससी आईएएस मेंस 2016 जीएस पेपर फर्स्ट से क्वेश्चन ले रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ये हमारी प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों की श्रृंखला है। डेली मैं 5 क्वेश्चन आंसर राइटिंग कराता हूं। अगर आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे, जैसा कि मैं यूपीएससी आईएएस मेंस जीएस के चारों पेपर 2013 से लेकर अब तक, उसके बाद ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और फिलॉसफी तीनों को मैं 2001 से लेकर 2025 तक अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको मैं प्रीवियस ईयर बाय ईयर आंसर राइटिंग कराऊंगा। अगर आपने इन प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को तैयार कर लिए तो आपको कहीं से कोई भी कठिनाई नहीं होगी प्रश्नों को लिखने में। चलिए मैं अब सीधे प्रश्नों पर चलता हूं। आज का प्रश्न है, वर्तमान संदर्भ में दक्षिणी चीन सागर का भू राजनीतिक महत्व बहुत बढ़ गया है, टिप्पणी कीजिए। ठीक, सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमध्य लिखेंगे। भूमध्य क्या लिखेंगे? दक्षिणी चीन सागर, साउथ चाइना सी, विश्व के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक एवं आर्थिक समुद्री क्षेत्रों में से एक है। यह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाला प्रमुख समुद्री मार्ग है। वर्तमान में चीन, अमेरिका तथा आसियान देशों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण इसका भू राजनीतिक महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। अब हम मुख्य भाग पर चलेंगे, क्योंकि हम सभी प्रश्नों को पॉइंट टू पॉइंट जो प्रश्न पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर को तैयार किए हैं। हम इधर उधर नहीं चल, सीधे पॉइंट टू पॉइंट हम उत्तर लिखने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। दक्षिणी चीन सागर के बढ़ते भू राजनीतिक महत्व के कारण, पहला है वैश्विक व्यापार का केंद्र। विश्व के लगभग 1/3 समुद्री व्यापार का आवागमन इसी मार्ग से होता है। दूसरा पॉइंट है ऊर्जा संसाधनों की प्रचुरता। यहाँ तेल एवं प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार उपलब्ध हैं। तीसरा पॉइंट है मत्स्य संसाधनों का महत्व। यह क्षेत्र करोड़ों लोगों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अब हम अगला पॉइंट देते हैं, क्षेत्रीय दावे एवं विवाद। चीन का 9-9 लाइन दावा वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई तथा ताइवान के दावों से टकराता है। पांचवा पॉइंट है अमेरिका चीन प्रतिद्वंदिता। अमेरिका फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के माध्यम से चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। छठा है भारत के लिए महत्व। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी समुद्री सुरक्षा तथा मुक्त एवं समावेशी इंडो पैसिफिक की अवधारणा से यह क्षेत्र जुड़ा हुआ है। अब हम 7वां पॉइंट देखेंगे, सैन्यीकरण में वृद्धि। कृत्रिम द्वीपों के निर्माण एवं नौसैनिक तैनाती ने क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाया है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। दक्षिणी चीन सागर आज वैश्विक शक्ति संतुलन, समुद्री सुरक्षा और आर्थिक हितों का केंद्र बन गया है।
अतः अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषकर यूएनसी अनक्लॉस 1982 के अनुरूप शांतिपूर्ण समाधान तथा बहुपक्षीय सहयोग ही क्षेत्रीय स्थिरता और मुक्त समुद्री आवागमन सुनिश्चित कर सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के प्रमुख नगर बाढ़ दशाओं से अधिक असुरक्षित होते जा रहे हैं, विवेचना कीजिए। अब हम प्रश्न के अनुसार सबसे पहले भूमि क्या लिखेंगे। नगरीय बाढ़ अर्बन फ्लूडिंग वह स्थिति है जब अल्प अवधि में हुई अत्यधिक वर्षा अथवा जल निकासी व्यवस्था की विफलता के कारण शहरों में जल भराव उत्पन्न हो जाता है। मुंबई 2005, चेन्नई 2015, हैदराबाद 2020 तथा बेंगलुरु 2022 की घटनाएं दर्शाती हैं कि भारत के प्रमुख नगर बाढ़ के प्रति अधिक संवेदनशील होते जा रहे हैं। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। प्रमुख नगरों की बढ़ती बाढ़ प्रवणता के कारण देखेंगे, क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला है अनियोजित शहरीकरण तथा कंक्रीटीकरण से जल का प्राकृतिक अवशोषण कम हो गया है। दूसरा है झीलों, आर्द्र भूमियों एवं जल मार्गों पर अतिक्रमण के कारण प्राकृतिक जल निकासी बाधित हुई है। तीसरा पॉइंट है अपर्याप्त एवं पुरानी ड्रेनेज प्रणाली बढ़ते शहरी विस्तार के अनुरूप विकसित नहीं हो सकी है। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण अल्प अवधि में अत्यधिक वर्षा की आवृत्ति बढ़ रही है। अगला पॉइंट है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कमी से नालियां अवरुद्ध हो जाती हैं। छठा पॉइंट है तटीय नगरों में समुद्र स्तर वृद्धि एवं चक्रवातों के कारण बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। अब हम इसके निवारण हेतु उपाय के बारे में देखेंगे, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन एवं वैज्ञानिक नगर नियोजन स्थापित करना, जल निकासी तंत्र का आधुनिकीकरण तथा नियमित सफाई, आर्द्र भूमियों, झीलों एवं बाढ़ मैदानों का संरक्षण करना, स्पंज सिटी अवधारणा, वर्षा जल संचयन तथा हरित अवसंरचना को बढ़ावा देना, पूर्व चेतावनी प्रणाली तथा आपदा प्रबंधन क्षमता का सुदृढ़ीकरण करना। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं सीधे। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में नगरीय बाढ़ एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। अतः सतत एवं जलवायु सहिष्णु शहरी नियोजन के माध्यम से ही भारत के प्रमुख नगरों को सुरक्षित और लचीला बनाया जा सकता है, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के साथ सतत विकास लक्ष्यों SDGs की प्राप्ति में भी सहायक होगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिंधु जल संधि का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए तथा बदलते हुए द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में उसके पारिस्थितिक, आर्थिक एवं राजनीतिक निहितार्थों का परीक्षण कीजिए। हम सबसे पहले भूमिका पर चलते हैं। भूमिका लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रेटी IWT 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य विश्व बैंक की मध्यस्थता में संपन्न हुई। इसे विश्व की सबसे सफल जल साझेदारी व्यवस्थाओं में गिना जाता है, जिसने युद्धों और तनावपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद दोनों देशों के बीच जल वितरण का ढांचा बनाए रखा है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। प्रश्न के अनुसार मेन बॉडी पार्ट आप लिखेंगे। पहला है संधि का विवरण। पूर्व नदियाँ रावी, व्यास और सतलज का उपयोग भारत को प्रदान किया गया है। पश्चिमी नदियाँ सिंधु, झेलम और चिनाब का मुख्य उपयोग पाकिस्तान को मिला है। अस्थाई सिंधु आयोग की स्थापना की गई है।
विवाद निपटान हेतु तटस्थ विशेषज्ञ तथा मध्यस्थता न्यायालय का प्रावधान किया गया है। हम दूसरा पॉइंट देखेंगे पारिस्थितिक निहितार्थ के बारे में। जलवायु परिवर्तन एवं हिमनदों के पिघलने से नदी प्रवाह में अनिश्चितता बढ़ी है। संधि में पर्यावरणीय प्रभाव और पारिस्थितिकी संरक्षण पर पर्याप्त प्रावधान नहीं है। बाढ़ एवं सूखे जैसी चरम घटनाओं के प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ी है। अब हम अधिक आर्थिक निहितार्थ के बारे में देखेंगे। पाकिस्तान की कृषि एवं जल विद्युत व्यवस्था पश्चिमी नदियों पर अत्यधिक निर्भर है। भारत के लिए जम्मू कश्मीर में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास का अवसर है। बढ़ते जल संकट के कारण जल संसाधनों के कुशल उपयोग की आवश्यकता है। अब हम राजनीतिक निहितार्थ के बारे में देखेंगे क्या क्या हो सकते हैं। पहला है आतंकवाद एवं सीमा तनाव के कारण संधि पर पुनर्विचार की मांग समय समय पर उठती रही है। किशनगंज एवं रतले परियोजनाओं को लेकर विवाद उभरे हैं। इसके बावजूद संधि द्विपक्षीय संवाद और विश्वास निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम बनी हुई है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। बदलते भू राजनीतिक और जलवायु परिदृश्य में सिंधु जल संधि को सहयोग, पारिस्थितिक स्थिरता तथा समन्वित नदी घाटी प्रबंधन के सिद्धांतों के अनुरूप अद्यतन करना आवश्यक है ताकि जल सुरक्षा के साथ क्षेत्रीय शांति एवं सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन की समस्याओं एवं संभावनाओं को गिनाइए। पहले हम अंतर्देशीय के बारे में लिखेंगे। भूमिका अंतर्देशीय जल परिवहन नदियों, नहरों एवं जल मार्गों के माध्यम से वस्तुओं तथा यात्रियों के आवागमन का साधन है। यह सड़क एवं रेल परिवहन की तुलना में सस्ता, ऊर्जा कुशल तथा पर्यावरण अनुकूल माध्यम है। भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबाई के जलमार्ग उपलब्ध हैं, जिनमें 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। अंतर्देशीय जल परिवहन की प्रमुख समस्याएं क्या क्या समस्याएं? नदियों का मौसमी स्वरूप तथा जल स्तर में अत्यधिक उतार चढ़ाव, गाद जमाव एवं उथले नदी तल के कारण नौवहन में बाधा, आधारभूत संरचना की कमी, टर्मिनल, जेटी, गोदाम तथा नेविगेशन सुविधाओं का अभाव है। एवं अंतर्राज्यीय समन्वय एवं नीतिगत चुनौती, सड़क एवं रेल परिवहन से प्रतिस्पर्धा तथा कम निवेश, बाधाओं और बैराजों के कारण जल मार्गों की निरंतरता प्रभावित होना। अब हम अंतर्देशीय जल परिवहन की संभावनाएं देखें क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। पहला है कम लागत एवं ऊर्जा दक्षता के कारण भारी माल परिवहन के लिए उपयुक्त है। कार्बन उत्सर्जन में कमी जिससे हरित एवं सतत विकास को बढ़ावा मिला है। समुद्र राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र तथा जलमार्ग विकास परियोजना के माध्यम से क्षमता विस्तार हुआ है। सागरमाला एवं पीएम गति शक्ति योजना के साथ बहुमंडल परिवहन का विकास हुआ है। अब पूर्वोत्तर भारत एवं तटीय क्षेत्रों में क्षेत्रीय संपर्क और व्यापार को प्रोत्साहन मिला है। पर्यटन, मत्स्य पालन एवं स्थानीय रोजगार के नए अवसर
उपलब्ध हुए हैं। हम निष्कर्ष पर चलते हैं। क्या अंतर्देशीय जल परिवहन भारत में कम लागत, हरित एवं सतत परिवहन प्रणाली के रूप में उभर रहा है। आधारभूत संरचना, नदी प्रबंधन एवं बहु मॉडल संपर्क को सुदृढ़ करके इसे लॉजिस्टिक लागत घटाने तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य का महत्वपूर्ण आधार बनाया जा सकता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के सूखा प्रवण एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में लघु जल संभर विकास परियोजनाएं किस प्रकार जल संरक्षण में सहायक हैं? हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। लघु जल संभर माइक्रो वाटर शेड विकास परियोजनाएं किसी छोटे जल ग्रहण क्षेत्र के समग्र प्रबंधन पर आधारित होती हैं। विशेषकर भारत के सूखा प्रवण एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ये परियोजनाएं वर्षा जल के संरक्षण, भूजल पुनर्भरण तथा सतत कृषि को बढ़ावा देने का प्रभावी साधन है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। जल संरक्षण में लघु जल संभर विकास परियोजनाओं की भूमिका के बारे में देखेंगे। पहला है वर्षा जल संचयन, चेक डैम, खेत तालाब, परकोलेशन टैंक एवं कंटूर बडिंग द्वारा वर्षा जल का संग्रह किया जाता है। दूसरा है भूजल पुनर्भरण, जल के भूमि में रिसाव को बढ़ाकर कुओं एवं नलकूपों के जल स्तर में वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट है मृदा अपरदन की रोकथाम, ढालों पर वानिकी घास रोपण तथा टेरेसिंग से उपाय मिट्टी एवं नमी का संरक्षण होता है। अगला पॉइंट है सतही अपवाह में कमी, जल को स्थानीय स्तर पर रोककर बाढ़ एवं जल हानि को कम किया जा सकता है। अगला पॉइंट है कृषि उत्पादकता में वृद्धि, सिंचाई की उपलब्धता बढ़ने से फसल विविधीकरण एवं बहुफसली खेती को प्रोत्साहन मिलता है। पारिस्थितिकी संतुलन एवं सामुदायिक सहभागिता, वृक्षारोपण, चारागाह विकास तथा स्थानीय समुदाय की भागीदारी से प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन सुनिश्चित होता है। अब हम उदाहरण के रूप में देखेंगे। राजस्थान के अलवर जिले में तरुण भारत संघ द्वारा निर्मित जोहड़ों तथा महाराष्ट्र के हिवरे बाजार मॉडल ने जल संरक्षण एवं ग्रामीण विकास के सफल उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। लघु जल संभर विकास परियोजनाएं जल संरक्षण के साथ साथ कृषि आजीविका एवं पारिस्थितिकी स्थिरता को भी सुदृढ़ करती हैं। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते जल संकट के संदर्भ में इन परियोजनाओं का व्यापक विस्तार सतत विकास और जल सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। STIS में थैंक यू।